अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमह व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 11 अगस्त 2024 को संडे के दिन हमारा ये पब्लिक सेशन नंबर 159 होने जा रहा है। आपके ये रियल टाइम क्वेश्चंस पर्चियों की शक्ल में मेरे पास आ चुके हैं। इंशाल्लाह इन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले चंद एक करंट अफेयर्स हैं जो मैंने डिस्कस करने हैं। हर साल 14 अगस्त के ऊपर कोई ना कोई मैसेज हमारे इस प्लेटफॉर्म से हमारे बड़ों को जाता है, तो इस दफा भी कोशिश थी कि कोई मैसेज पहुंचाया जाए, लेकिन उससे पहले बड़ों का मैसेज आ गया पूरी कौम के लिए। पिछले दिनों आपको पता है कि आर्मी चीफ ने उलमा और मशाइख के साथ एक एड्रेस किया। उसमें उन्होंने ऑलमोस्ट 12 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जो मीडिया पे आ चुके हैं, लेकिन उसको इंशाअल्लाह ताला मैं मजीद खोलकर बयान करूंगा जो मुझे उनकी लैंग्वेज से समझ आई है। वो इसलिए जरूरी है कि इस वक्त आपको पता है प्रैक्टिकली कुछ अरसा से एक हाइब्रिड रिजीम वाला मामला शुरू हुआ है। 65-70 साल की मेहनत से जो पॉलिटिकल जमातों ने कुछ वर्थ गेन की थी, वो सारी की सारी 2014 के धरनों के बाद से, फिर 2018 में आरटीएस बिठाने के बाद से रिवर्स हो चुकी हुई है, और कोई कसर बाकी थी तो 2024 में फॉर्म 47 के जरिए जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। और इस वक्त हमारी स्टैब्लिशमेंट जितनी मजबूती के साथ हुकूमत को सेम पेज के साथ लेके चल रही है, इससे पहले नहीं थी। और इसमें उनका कसूर तो अपनी जगह है, हमारे पॉलिटिशियंस भी इसमें बहुत बड़े मुजरिम हैं जो इनका आलाकार बनते हैं। हुकूमत में आने के लिए सेम पेज के नारे लगाते हैं, जब निकाल दिए जाते हैं फिर आइन की बालादस्ती के लिए जहाज शुरू कर देते हैं। हुकूमत में आने के लिए क्या क्या पापड़ बेलते हैं, जब निकाले जाते हैं तो वोट को इज्जत दो का नारा लगाना शुरू कर देते हैं। बहरहाल ये एक तल्ख हकीकत है, वो सबके सामने है। ऐसी सूरत हाल में आर्मी चीफ अगर कोई एड्रेस करते हैं उलमा और मशाइख को, तो जाहिर है कि ये एक ऐसा करंट अफेयर है जो रिलीजन से मुतालिक है, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिशियन से खिताब नहीं किया, उलमा और मशाइख से किया। अब बाज लोग जो है वो उन उलमा का मजाक उड़ा रहे हैं कि जी वहां तो शुभ शुभ सरकार भी बैठी हुई है और बाकी लोग भी, और भाई सारे शुभ शुभ सरकार हैं। आप लोगों को हमारी वीडियोस के बाद आइडिया नहीं हो गया कि इन लोगों का इल्मी लेवल क्या है, इन्होंने फिरका वारियत के जरिए इस उम्मत का जनाजा क्या निकाला है। ये सारे ही हैं, कोई ज्यादा बदनाम हो जाता है, अदरवाइज फर्क कोई नहीं है, 19-20 का ही फर्क है। बहरहाल ये भी एक ग्राउंड रियलिटी है कि पाकिस्तान की अक्सरियत इन्हीं फिरकाबाजों को अपना रहनुमा समझती है। ये तो हमारे प्लेटफॉर्म की बरकत से कुछ यंग जनरेशन में अवेयरनेस आई है, लेकिन अभी भी मेजॉरिटी जाहिर है कि इन्हीं को अपना पेशवा समझती है, लिहाजा उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आपके पेशवा इसी किस्म के हैं, खा वो मजहबी लीडर्स हो, खा वो पॉलिटिकल लीडर्स हो, खा वो आपके रियासती इदारों में बैठे हुए लोग हों, इल्ला माशाअल्लाह कोई टैलेंट निकल आए, अदरवाइज हमारा ये सिस्टम इसी किस्म के तोहफे प्रोड्यूस कर रहा है जो आपको पहली सफ में नजर आ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उन्होंने शुभ शुभ सरकार को प्राइम मिनिस्टर की सीट के साथ नहीं बिठा दिया और 3 सीटें नहीं लगा दी। ये इस पे हम प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतना कम से कम हमारा ख्याल रखा है, वरना हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहते। बाज लोगों ने यह भी कहा कि उस प्रोग्राम में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब या मुफ्ती मुनीब साहब नजर नहीं आए। उनके नजर आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वजह यह है कि उनके सारे बड़े बड़े रैप वहां पे मौजूद थे। बाजुकात किसी की कोई तबीयत नासाज हो जाती है, कोई और मसरूफियत, वरना जाहिर है कि इससे पिछले जो कॉन्फ्रेंस हुई थी GHQ के अंदर, उसमें तो ये सारे बड़े लोग भी मौजूद थे। बहरहाल इंशाल्लाह उसको हम एंड पे डिस्कस करेंगे। इस वक्त 14 अगस्त के हवाले से तो ताजा ताजा हमारे पास एक खुशखबरी है, जो हमारे एक खिलाड़ी अरशद नदीम साहब, उन्होंने जेवलिन यानी कि नेजा बाजी का जो एक थ्रो वाला मामला होता है उसमें गोल्ड मेडल
पेरिस ओलंपिक्स में हासिल किया है 2024 के अंदर। हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं और यकीनन पूरी कौम खुश है, बशर्ते कि ये कोई पॉलिटिकल जमात ना बाद में बना ले। तो ये भी डर हर वक्त लगा रहता है ना हमें। बहरहाल उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और जिस तरीके से उनके जो बाद जिनकी पोजीशन आई, इंडियन खिलाड़ी चोपड़ा साहब, या चोपड़ा, इंग्लिश में तो चोपड़ा ही लिख रहे होते हैं, उनकी तरफ से जो जेस्चर दिया गया उनकी फैमिली की तरफ से और इनकी फैमिली की तरफ से, वो काबिल तहसीन है माशाअल्लाह ताला। यही एक अप्रोच होनी चाहिए। गेम को गेम रखना चाहिए, दुश्मनी तक मामलात को गेम के अंदर कम से कम नहीं लेके जाना चाहिए। उसके बाद आप देख रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल जमातें अपने अपने खाते में डालने की कोशिश कर रहे हैं उनको, इवन मजहबी जमातें भी। बहरहाल इस वक्त जो पॉजिटिव पहलू है वो ये है कि हमारी ऑलमोस्ट तमाम बड़ी जो पर्सनैलिटीज हैं, हाँ वो पंजाब की चीफ मिनिस्टर हो, या इसी तरीके से सिंध के चीफ मिनिस्टर हो, या गवर्नर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, सबकी तरफ से उनके लिए इनामात की अनाउंसमेंट हुई है। बहुत अच्छी चीज है, इनाम मिलना चाहिए। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी चीज यह है कि इस वक्त हमारी यंग जनरेशन को जिस चीज की जरूरत है वो ग्राउंड्स हैं जिनमें हमारे बच्चे खेल सकें। आपको पता है कि एक जदीद सर्वे के मुताबिक 2050 तक दुनिया में 4 अरब लोग, यानी ऑलमोस्ट 50% आबादी की दूर की नजर कमजोर हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। उसके पीछे रीजन ये इंडोर एक्टिविटीज हैं, मोबाइल और टैब्स को बिल्कुल करीब रख के हर वक्त उस पर रील्स देखना, क्लिप्स देखना, घंटों सर्व करना। उसमें चूंकि आप मुसलसल करीब की नजर को यूज कर रहे होते हैं और दूर की नजर का इस्तेमाल कम हो जाता है। प्लस रोशनी की कमी, जाहिर है कि अगर आप ओपन मैदान में खेलते हैं तो रोशनी ज्यादा होती है, नजर काफी देर से खराब होती है, जल्दी खराब नहीं होती। फिर मुल्क की सिक्योरिटी भी ऐसी है कि मां बाप रिस्क नहीं लेते ग्राउंड्स में भेजने का, बहुत दूर दूर ग्राउंड्स हैं। अगर घर के करीब हो तो मां बाप रिस्क भी ले, और ये जो टैब्स हैं, मोबाइल फोन है, इनसे कम से कम स्मार्टफोन से जान छूट जाए। उसके लिए मुल्क के अंदर ग्राउंड्स होना जरूरी है। तो हम गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि आप अरशद नदीम को जरूर इनाम दें, लेकिन उसके बाद जो तरक्याती बजट है आपका, जो आप MNAs को, MPAs को देते हैं ताकि मुस्तकबिल में आप उनके जरिए अवाम के वोट हासिल कर सकें, तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज यह है कि ग्राउंड्स का एहतमाम किया जाए। बस इस 14 अगस्त के ऊपर हम यही मैसेज देंगे। बाकी तो आर्मी चीफ ने मैसेज दे दिया, इंशाल्लाह उसकी इंजीनियरिंग मैं एंड पे करूंगा। हमारी तरफ से तो इतना ही मैसेज है कि मुल्क में ग्राउंड्स की अनाउंसमेंट की जाए। अब एक अच्छा मौका है, सोशल मीडिया के ऊपर भी इस हवाले से आवाज उठनी चाहिए। आर्मी चीफ ने जो एड्रेस किया उसकी तफसील में जाने से पहले 2 इंटरनेशनल अफेयर इस वीक में और सामने आए, मैं चाह रहा हूं उन्हें भी डिस्कस कर लूं। तीसरा तो फिलिस्तीन का मसला है, वो तो कंटिन्यूस जारी है। हम अपने भाइयों के लिए दुआ करते हैं, उनके लिए आवाज भी उठाते रहते हैं, तो मेरी काफी सारी वीडियोस उसके ऊपर रिकॉर्ड है। उनके अलावा 2 करंट इंटरनेशनल इश्यूज हैं जिनके ऊपर मैंने डिस्कशन करनी है। उनमें सबसे पहले जो बांग्लादेश में आपने पिछले दिनों एक बड़े लेवल की एक्टिविटी देखी, जिसे बाद लोग अपने भोलपन में इनकलाब कह रहे हैं। इनकलाब ये नहीं होता मेरे भाई, आप लोगों को इनकलाब की डेफिनेशन ही नहीं पता। वहां पर ऑलमोस्ट 15-16 साल से एक प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद जो थी, वो बरसरे इक्तदार थी। उनके वालिद ने बेसिकली बांग्लादेश के लिए फाइट लड़ी थी और बांग्लादेश अलग हुआ। वो एक तल्ख हिस्ट्री है पाकिस्तान की। जाहिर है पहले वो पाकिस्तान का हिस्सा था, वो ईस्ट पाकिस्तान था, और ये पाकिस्तान जिसमें हम रह रहे हैं इसे वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। शुरू में ही हमारे बड़ों से कुछ चीजें मिस हैंडल हुई और करते करते उसका अंजाम एक अलग मुल्क की शक्ल में सामने आया। मेरे ख्याल में तो 1947 में ही अगर 2 अलग मुल्क बना दिए जाते, और बेसिकली 1940 की जो करारदाद थी मीनार पाकिस्तान पे, उसमें अलग स्टेट्स का ही जिक्र था, तो उसी वक्त अगर ये 2 अलग इस्लामिक मुल्क बना दिए जाते, ताकि ये जो बीच में इतना बड़ा डिफरेंस है, एक दुश्मन मुल्क भी बीच में मौजूद है, इस तरीके से हम अलग ना होते, वो एक हैप्पी एंडिंग होती। बहरहाल तकदीर गालिब आई और हमारे साथ ये मामला हुआ। जहां तक पाकिस्तान की अवाम का ताल्लुक है और बांग्लादेश की अवाम, वो ज़ाहिर है दोनों अल्हम्दुलिल्लाह 97% से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं। हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग बांग्लादेश में भी अल्हम्दुलिल्लाह जुड़े हुए हैं। वहां तो आपको पता है एक ही जुबान है जो मेन है, बंगला जुबान, लेकिन तबलीगी जमात की बरकत से, चूंकि पाकिस्तान
इंडिया और बांग्लादेश, ये 3 मुल्क हैं जिनमें सबसे बड़ा काम है तबलीगी जमात का, और उनका जो ज्यादातर निसाब है वो उर्दू में ही चलता है सब कॉन्टिनेंट के मुल्कों में, इसलिए वहां उर्दू लोग समझ लेते हैं। दीन से शगफ रखने वाले मेजॉरिटी लोग उर्दू समझते हैं। वहां भी फजाइल माल का जो दर्स मस्जिदों में होता है वो उर्दू जुबान में ही होता है। उलमा भी उर्दू समझते हैं, बोल भी लेते हैं। अवामुन नास में से अक्सरियत उर्दू बोल नहीं सकती लेकिन समझ लेती है। उसके पीछे 20% कंट्रीब्यूशन तबलीगी जमात की है और 80% कंट्रीब्यूशन हिंदी फिल्मों की है। जाहिर है वो तो शौक से वहां देखी जाती है, उसकी वजह से हिंदी और उर्दू रस्मुल खत लिखने में फर्क है, अल्फाज ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। इस एतबार से उर्दू जुबान बड़ी नेमत है। इस वक्त प्रैक्टिकली मुसलमानों की सबसे बड़ी लैंग्वेज उर्दू बन चुकी है। आप देख लें 40 to 50% मुसलमान इसी एरिया में रहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इवन नेपाल से कई लोग हमारी लाइफ स्टोरीज में हैं, बड़ी अच्छी उर्दू बोलते हैं। यूनिवर्सिटी में मेरा अपना एक क्लास फेलो संतोष उसका नाम था, बुद्धिस्ट था, वो उर्दू अच्छी बोलता था। और अफगानिस्तान में भी अक्सरियत जो दीन से शगफ रखने वाले लोग हैं वो उर्दू थोड़ी बहुत बोल लेते हैं, समझ तो लेते हैं, क्योंकि अक्सरियत तो यहीं से गए हुए हैं। इस एतबार से उर्दू बड़ी नेमत है। तो बांग्लादेश के अंदर पिछले दिनों जो कुछ हुआ, जाहिर है कि वो एक कोटा सिस्टम में इख्तलाफ की वजह से सारा मामला शुरू हुआ, जिसमें जस्टिफाई थे वहां के स्टूडेंट्स कि आपने एक पॉलिटिकल जमात को नवाजने का एक सिलसिला शुरू किया है। चलें, शुरू में आपने 30% कोटा रख दिया उन लोगों के लिए जो उस वक्त कुर्बानियां देने वाले थे, लेकिन बाद में उनकी औलादों को, फिर उनकी आगे से औलादों को, ये तो वही मलूकियत वाला सिलसिला है। इसके खिलाफ आवाज बुलंद की वहां के स्टूडेंट्स ने, और जाहिर है कि इसका एंड रिजल्ट कुछ नहीं निकलना था सिवाय कत्ल गारत के, जो हुआ भी। 400 के करीब स्टूडेंट्स शहीद हुए जो रिपोर्ट हो रहे हैं। जो अनडिक्लेयर्ड खबरें हैं वो तो 5000 तक बताए जा रहे हैं लोग, वल्लाहु आलम, हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन 400 तो डिक्लेयर्ड है, बहुत बड़ा फिगर है। तो ये जो कुर्बानियों का सिलसिला उन्होंने शुरू किया और उनके ऊपर क्रैकडाउन किया वहां की गवर्नमेंट ने, कुछ अरसे बाद दबाई लेना था इनको भी, अगर फौज साथ देती। वहां भी फौज ताकतवर है जिस तरह पाकिस्तान में, लेकिन वहां के जो आर्मी चीफ थे उन्होंने डिसीजन किया कि भाई हम मजीद कोई इस एतबार से एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेंगे इन स्टूडेंट्स को रोकने के लिए। और जाहिर है कि जब आर्मी साथ ना रहे तो फिर प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकता है। अभी भी वो आर्मी उनका साथ देती, पहले भी आर्मी के जरिए ही बदमाशी करके उसने ये लास्ट जो इलेक्शन है उनमें कामयाबी हासिल की थी, और उससे पहले भी, और बिल्कुल वन पार्टी सिस्टम की तरफ मुल्क को वो ले गई। बाकी उनकी हुकूमत के जो पॉजिटिव पहलू हैं वो अपनी जगह है। जो इकोनॉमी में ग्रोथ आई बांग्लादेश की, ये एक अलग चीज है, उसमें उनका क्रेडिट है, वो कोई नहीं ले सकता। उसी की वजह से यहां भी मिसालें दी जा रही थी ना। अब बड़ी हैरानकुन बात है, कुछ अरसा पहले हमारे यहां के बाज सियासी लोग उनकी मिसालें पेश करते थे, अब वो जब निकाली गई हैं तो उनको गालियां दे रहे हैं। एक रात में तो कोई तब्दीली नहीं आ गई। तो मौकिफ एक रखना चाहिए, अभी भी मौकिफ इंसाफ के ऊपर मबनी रखें कि उनकी जो कंट्रीब्यूशन है बांग्लादेश को ऊपर ले जाने में वो अपनी जगह है, लेकिन ये जो नाइंसाफियां हैं ये अपनी जगह है। हर इंसान के अंदर खूबियां भी होती हैं और बुराइयां भी होती हैं, लेकिन बल ये चीज अपनी जगह है कि अदल इंसाफ जो है इसको प्रायोरिटी हासिल है। लेकिन अगर आप भूखे होंगे तो तब भी कोई मामला अच्छे नहीं रहते, ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। अब वहां पर जो नोबेल प्राइज जिनको मिला था डॉक्टर यूनुस, उनको स्टूडेंट्स की डिमांड के ऊपर इस वक्त हुकूमत का हेड बनाया गया है। अबूरी हुकूमत है, कुछ अरसे तक उम्मीद है इलेक्शंस हो जाएंगे और फिर एक नई हुकूमत आ जाएगी। अब इस पूरी सूरत हाल में इस वक्त जो राइट की जमातें हैं वहां पे, जो रिलीजन के साथ जुड़ी हुई है, जमात इस्लामी है या खालदा जिया की जमात है, वो लोग इस वक्त मंजर आम पे आ गए हैं और उन्होंने अपना गुस्सा निकालने के लिए सिर्फ हसीना वाजिद को बुरा नहीं कहा, बल्कि उन्होंने जो उनके फादर ऑफ नेशन है शेख मुजीबुर रहमान, उनके मुजस्मे भी वहां पे तोड़ दिए। मेरे लिए वैसे ये तकलीफ दे चीज थी। किसी शख्सियत की दुश्मनी इस लेवल पर नहीं लेके जानी चाहिए कि जो कॉमन पर्सनैलिटीज हैं उनके साथ आप इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करें। उसमें भी खराबियां मौजूद थी। वो भी जब आए थे बड़े अच्छे जज्बे के साथ, फिर 2-3 साल के अंदर वो एक डिक्टेटर बनने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से वहां फौज में बगावत हुई। एक दिन में उनकी फैमिली के 18 लोग 1975 में 15 अगस्त को कत्ल कर दिए गए। पूरा खानदान खत्म कर दिया गया, सिवाय 2 उनकी बेटियां, जिनमें से एक ये थी, एक और है, वो उस वक्त दूसरे मुल्क में पढ़ रही थी, तो वो बच गई।
और उसके बाद फिर कई एक तख्ते उल्टे गए फौज के जरिए। वो आप तारीख फैसल वड़ाइच साहब का देखो सुनो जानो वीडियोस जो वो रिकॉर्ड करवाते हैं, उनके चैनल के ऊपर आप देख लें, वो आपको पता चल जाएगा। गूगल में भी लिखें तो आपको विकिपीडिया के ऊपर पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। अल्टीमेटली फिर ये 1991 में वापस आई थी बांग्लादेश, और उसके बाद वजीर आजम बनी, उनके बाद फिर खालदा जिया भी बनी, फिर ये बनी, और उसके बाद फिर ये पक्की वहां पे बैठ गई पूरी प्लानिंग के साथ। अब वो वहां से भाग के इंडिया चली गई हैं, और जाहिर है कि उन्हें इंडिया भगाया वहां के आर्मी वालों नहीं है, उनकी मर्जी के बगैर तो नहीं जा सकते थे। तो मैं बांग्लादेश के हवाले से काफी परेशान हूं। लोग तो यहां पे खुशियां मना रहे हैं कि जी इनकलाब आ गया। इनकलाब तब आएगा अगर मुल्क कंटिन्यूटी के साथ इसी तरीके से चलता रहा। अगर एक डिक्टेटर के हटने से दूसरा डिक्टेटर मुसल्लत हो जाए, और प्रैक्टिकली तो इस वक्त जाहिर है कि ये सब कुछ वहां की फौज की वजह से हुआ है। स्टूडेंट्स बेचारे क्या कर सकते थे? यानी आपने देखा 9 मई को कई स्टूडेंट्स निकले, क्या कर लिया उन्होंने? उस वक्त अगर फौज साथ देती तो जाहिर है कि वो सब कुछ हो सकता था। तो इसलिए इतने ज्यादा भी ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो जाना चाहिए बंदे को। जाहिर है कि वहां पे फौज की मदद से ये सब कुछ हुआ है। यहां मामला उल्टा है। यहां बाद लोग फौज के खिलाफ खड़े हैं और वो समझ रहे हैं हम इनकलाब ले आएंगे। इनकलाब तो तब लेके आएंगे ना जब फौज साथ होगी। जाहिर है उनके हाथ में बंदूक है, उन्होंने इतने अरसे में अपने आप को इतना स्टैब्लिश कर लिया है, होना भी चाहिए, लेकिन मुल्क के दुश्मनों के खिलाफ, अपनों के खिलाफ नहीं। और अपनों को भी चाहिए कि वो अपनी फौज के साथ एज ए इदारा दुश्मनी ना करें, बल्कि अपना इख्तिलाफ राय रखें। फिर वो लोग जो खुद उसी फौज के साथ मिलकर अपने मुखालफिन के साथ जुल्म करते रहे हों और आज मजलूम बने हों, तो उन्हें यह सोच के सब्र कर लेना चाहिए कि हमें दुनिया ही में सजा मिल रही है, शुक्र है आखिरत में सजा नहीं मिलेगी। ये मैं एक इस्लाम बात कर रहा हूं। हमारे नजदीक तो वो भी गलत हो रहा, आज भी गलत हो रहा है, आंदा भी कोई करेगा वो भी गलत ही होगा। हम दुआ गो हैं बांग्लादेश की अवाम के लिए कि इसमें से कोई रिजल्ट निकल आए। ये ना हो कि स्टूडेंट्स को इस्तेमाल करके तो वहां फिर एस्टेब्लिशमेंट काबिज हो जाए और फिर एक कठपुतली कोई वजीर आजम ले आए वो, और फिर इस तरीके से आगे सिलसिला चलाते रहे। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन फिल वक्त अभी सूरत हाल क्लियर नहीं है। हम पुर उम्मीद है कि बेहतरी की तरफ मामला जाए, लेकिन ये जो कंटिन्यूटी टूटी है इसका नुकसान बहरहाल उनकी इकोनॉमी को होगा अगर दोबारा से उसी तरीके से मामला को ना चलाया गया। कुछ अरसे के बाद ये सारी सूरत हाल क्लियर होगी कि बांग्लादेश को इस सो कॉल्ड रजीम चेंज या सो कॉल्ड इनकलाब का फायदा हुआ है या उल्टा नुकसान ही हो गया। ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल हम दुआ गो हैं अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो बांग्लादेश के अंदर है कि अल्लाह ताला उनके लिए मुस्तकबिल में आफियत वाला मामला फरमाए। वहां से हमें ईमेल्स मिली हैं अपने स्टूडेंट्स की तरफ से जो खुद भी रिलीजियस हैं, कोई जमात इस्लामी से ताल्लुक रखते हैं, और उन्होंने ये चीज कंफर्म की है कि वहां इसी हंगामे के दौरान हिंदुओं की इबादत गाहों के ऊपर भी हमले हुए हैं, उनकी बस्तियों के ऊपर भी, वही कुछ जो कुछ यहां भी होता है पाकिस्तान में क्रिश्चियंस के चर्चिस के साथ हुआ, और इसी तरीके से कादियानियों के साथ भी, बुद्धिस्ट के साथ भी। तो ये चीज कंफर्म है। मुझे उस वक्त मजीद कंफर्म हुई जबकि डॉक्टर यूनुस साहब ने जब पहली दफा आके कैमरे पर खिताब किया तो उन्होंने इन सारी चीजों को मेंशन किया है कि ये जो बांग्लादेश में हो रहा है कादियानियों के साथ या बुद्धिस्ट के साथ या क्रिश्चियंस के साथ या हिंदुओं के साथ, इसी दौरान इसकी हम मजम्मत करते हैं, और अब मजीद इस तरह की कोई हरकत करने की हम इजाजत नहीं देंगे। पहले भी इजाजत कौन सी दी हुई थी, बगैर इजाजत के लोग चढ़ दौड़ते हैं, तो इस तरह के मामला नहीं होने चाहिए। वहां पर रहने वाले नॉन मुस्लिम्स के साथ भी जो ज्यादती हुई है हम उसे भी कंडेम करते हैं। इस्लाम इंसानियत का दर्स देता है, और इस्लाम के फैलने की सबसे बड़ी वजह ही इंसानियत है। जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनके ऊपर कुरान और सुन्नत में एम्फसाइज किया गया। तो हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला बांग्लादेश का मुस्तकबिल बेहतर करे, उनकी इकोनॉमी मजीद फले फूले और मामला बेहतरी की तरफ जाए। अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए तो हम सुबह शाम दुआएं करते रहते हैं, इधर के हालात भी बेहतर हों, आमीन। दूसरा जो इंटरनेशनल इशू है वो आजकल जो यूके में फसादात फूट पड़े हैं, आपको पता है, रेसिज्म की बुनियाद के ऊपर, नस्ल परस्ती की बुनियाद के ऊपर। एक कोई क्रिश्चियन नौजवान था 16-17 साल का, बस वो क्रिश्चियन तो भाई नेम ही एक बोला जा रहा है, अदरवाइज वहां तो ज्यादातर लोग सेकुलर या एथियस्ट ही हैं। उस नौजवान ने कोई बच्चियों की डांस पार्टी थी, उसमें घुस के चाकू के जरिए 3 छोटी बच्चियां कत्ल कर दी, 6 से लेकर 9 साल तक, और तकरीबन 1 दर्जन के करीब लोगों को जख्मी भी किया। सोशल मीडिया के ऊपर एक फेक न्यूज चली कि वो लड़का मुसलमान था और इमिग्रेंट था, यानी दूसरे मुल्कों से जो लोग आए हुए हैं यूके में। तो बस
फिर जाहिर है कि जब ये इस तरह की सूरत हाल होगी तो फिर वो जंगल की आग की तरह मामला चल पड़े और पूरे मुल्क के अंदर एक फसादात का सिलसिला शुरू हो गया। मसाजिद के ऊपर हमले, इमिग्रेंट्स जितने भी हैं उनके ऊपर हमले हो गए। सिर्फ मुसलमानों के ऊपर नहीं, ज्यादातर ज़ाहिर मुसलमानों पे ही होने थे, बाकी लोगों को भी, जो भी सब कॉन्टिनेंट की शक्ल वाले उनको लोग नजर आते थे, या इसी तरीके से जो अफ्रीकन लोग नजर आते थे उनके ऊपर उन्होंने हमले करने शुरू कर दिए। लेकिन ज़ाहिर है वहां पर कानून की हुक्मरानी है। उन्होंने 24 घंटे अदालतें लगाई हैं और सीसीटीवी कैमरों के जरिए बंदे पकड़े हैं। वो वीडियोस भी आप देखें किस तरीके से लोगों के घरों में वो दाखिल होकर पुलिस वाले कोई लिहाज नहीं कर रहे, सबको पकड़ रहे हैं। और कानून की इसी हुक्मरानी की वजह से 160 प्रोटेस्ट जो मुख्तलिफ शहरों में कॉल किए गए थे, वहां जो इस किस्म के फार राइट के लोग हैं उनकी तरफ से वो कैंसिल हो गए। और सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगी, उसका तस्वुर हम अपने मुआशरे में तो नहीं कर सकते, कि मेजॉरिटी लोगों ने वहां इन फसादात की मुखालफत की। और सिर्फ जुबानी कलामी मुखालफत नहीं, पाकिस्तान की तरह यहां हमारे पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं, दर्जनों चर्च जलाए गए, जड़वाला वाकया जो हुआ, या उससे पहले श्रीलंकन, और फिर ये सरगोदा में, और आए दिन होते हैं। हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे रियासती इदारों के बड़े सिर्फ मजम्मती बयान देते हैं। वहां पे उन्होंने सिर्फ बयान नहीं दिए, हजारों की तादाद में लोग मुसलमानों के हक में निकले हैं, गोरे निकले हैं कि इनके साथ ये वाली ज्यादती ना की जाए। आप यहां सोच सकते हैं कि यहां की जो परवर्टेड किस्म की मजहबी नेचर वाली जमातें जो कुछ करती हैं क्रिश्चियंस के साथ, यहां से कोई मजहबी जमात ये जुर्रत कर सकती है कि उनके हक में कोई प्रोटेस्ट कर दे? तस्वुर भी नहीं है। तो यह भी तस्वीर का एक रुख है, उसको देखने की जरूरत है। हम जब इस किस्म की बातें करते हैं तो लोग कहते हैं जी इंजीनियर साहब वहां के सिस्टम की तारीफ करते हैं, जी ये था उनका सिस्टम, देखें जी एक दिन के अंदर इतना उन्होंने नुकसान कर दिया। ये तो सब जगह होगा, ये हमेशा होता रहेगा। देखना है कि इन वाकयात के बाद रिजल्ट क्या निकलता है। आपके मुल्क में यह रिजल्ट निकलता है कि गाजी बना दिए जाते हैं इस तरह के वाकयात के बाद, सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचकर केसेस उनके फारिग हो जाते हैं और हार पहना के उन्हें हीरो बना के घर लाया जाता है। आपके मुल्क में होता है कि जो बंदा मजलूम के हक में सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करवा दे उसकी लाइफ वनरेबल हो जाती है। आपके मुल्क के अंदर, यानी मेरे भी मुल्क के अंदर, आप कभी भी मजलूमीन के हक में कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आपके ऊपर तौहीन मजहब का इल्जाम लग जाता है। ये वो सारी कमजोरियां जो यहां पाई जाती है ना, वहां पे ये नहीं है। वहां पे कानून की हुक्मरानी है, 24 घंटे अदालतें लग रही हैं, सजाएं हो रही हैं 8-8, 10-10 साल तक की, छोटे छोटे जुर्म के ऊपर। ज़ाहिर उनके नजदीक ये बहुत बड़ा जुर्म है, ये ज़हन में रखिएगा, और कोई किसी के लिए माफी नहीं होती। प्लस वहां पर रहने वाले लोग मुसलमानों के हक में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फलस्तीन के हक में तो आप देख रहे हैं ना, यूरोप और अमेरिका में कितने बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बेसिक ह्यूमन राइट्स के हवाले से अभी भी यूरोप और अमेरिका हमसे बहुत आगे है। यहां पे बाद लोग, एक फैशन बन चुका है, या वो अवाम को झूठे दिलासे देने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, नहीं हम बहुत बेहतर हैं, हम बेहतर है अल्लाह और उसके रसूल को मानने की वजह से। उनकी तो मानने वाला मामला तो यहां पे भी बहुत थोड़ा है। बाकी जो बेसिक ह्यूमन राइट्स वाला मामला है, जुडिशरी की हुक्मरानी है, मेरिट है, वो आपको वहां पे नजर आ रहा है। और आप देखेंगे ये कोई मामला इस तरह नहीं कि चलता रहेगा हमारे मुल्क में, तो इसके बाद फिर नेक्स्ट वाकये का हम इंतजार करते हैं ना, वहां पे वो एड्रेस करते हैं, फिर काफी अरसा सुकून रहता है, किसी की जरूरत नहीं होती कि इस तरह के मामला करे। तो वही सोशल मीडिया पे जो एक गलत तरीके से प्रोपेगेंडा हुआ, उसका एंड रिजल्ट ये निकला। बहरहाल उन्होंने काफी हद तक मामला को बेहतर कर लिया है। इस हवाले से मेन मीडिया के ऊपर भी काफी सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल है। मैं परसों बीबीसी की रिपोर्ट देख रहा था, हमने अपने ऑफिशियल चैनल से उसे शेयर भी करवाया। अब बीबीसी तो वहां का चैनल है ना, लेकिन बिल्कुल वो अनबाइस्ड होकर सही रिपोर्टिंग कर रहे थे। आपको लग ही नहीं रहा था पाकिस्तान में कोई इस तरीके से रिपोर्टिंग कर सकता है, सोच भी नहीं सकता। उसके ऊपर तो तौहीन मजहब का इल्जाम लग जाएगा कि आप काफिरों के साथ जाके खड़े हो गए। लेकिन उनका पूरे का पूरा झुकाव इस तरफ नजर आ रहा था कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है, और उन्होंने एक एक चीज को खोलकर बयान किया। वो हमने अपने ऑफिशियल चैनल से उससे शेयर करवाया। जिसे शौक है तो उस रिपोर्ट को देखें, उसमें वहां पे रहने वाले लोगों के इंटरव्यूज भी हैं। जो मुसलमानों के नुकसानात वाला मामला है वो भी उन्होंने हाईलाइट किया है। मुसलमानों के इंटरव्यूज भी हैं और नॉन मुस्लिम के भी हैं जो मुसलमानों के हक में खड़े हुए हैं, और जो कुछ वहां पे फसादात हुए हैं उनकी वीडियोस भी उन्होंने चलाई हैं। उसमें कोई लिहाज नहीं किया, बिल्कुल सही रिपोर्टिंग की है उन्होंने। हम दुआ गो हैं वहां रहने वाले मुसलमानों के लिए बिलखुसूस, और बाकी नॉन मुस्लिम्स के लिए बिलउमूम, कि अल्लाह ताला वहां पर अमन वाला सिलसिला फरमाए और ये फसादात जल्द अज जल्द मंतकी अंजाम को पहुंचे और मुस्तकबिल में भी एक पीसफुल मुआशरा हो। उसकी वजह यह कि हमारे उलमाए किराम ने भी जब यहां अपने मुसलमान भाइयों के शर से बचकर पनाह लेनी होती है तो उन्हीं मुल्कों में जाना होता है। मैंने तो ज़ाहिर वहां नहीं जाना, लेकिन मैं उलमाए किराम के लिए स्पेशल दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह ताला
उस मुल्क में अमन को बहाल रखे ताकि पाकिस्तान के पीर हजरात यूके में जाके मजीद चंदा बटोर सकें, यहां के रहने वाले नात खान वहां पे शिरकिया नाते सुना के मजीद माल कमा सकें, यहां से भागे हुए उलमा वहां जाकर पनाह ले सकें। वरना कहां जाएंगे? ज़ाहिर वहीं पे पनाह मिलनी है आपको, अजमेर शरीफ में या बगदाशी में तो नहीं मिलनी, वो आपको यूरोप अमेरिका वालों ने पनाह देनी है। और फिर आपने वहां जाके उनको बताना है कि इस्लाम जो है वो रिलीजन ऑफ पीस है, इसलिए क्या मुसलमानों के शर से बच के आपके पास अमन के हुसूल के लिए आए हैं। लो सामो। ये चीजें जब तक हमें नहीं बताई जाएंगी ना, हम अपनी इस्लाह नहीं करेंगे। दूसरी बातें करना तो बड़ा आसान है, आपको विजुअल थिंकिंग्स में रखना नहीं जी, हम तो हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे। हम बता रहे थे भाई इस तरह नहीं जीत सकते आप, हादसा हो सकता है लेकिन कॉन्टिन्यूटी नहीं हो सकती। कॉन्टिन्यूटी के लिए आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम आप देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं कॉन्टिन्यूटी, एक सिस्टम को लेकर चल रहे हैं। हम किस तरीके से जीते हुए आपको पता है, 92 का वर्ल्ड कप, मैं तो होश में था, मैट्रिक के पेपर हो रहे थे हमारे, जरबे तकसीम में लगा के, वो अल्लाह की मेहरबानी के इंग्लैंड के साथ जो मैच था, अनबीटन टीम थी, 109 के ऊपर 9 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो चुके थे, उन्होंने 10 ओवरों में स्कोर पूरा कर लेना था, वो बारिश होगी 1 पॉइंट मिल गया, इनकी वापसी की टिकटें भी हुई थी। ठीक है, और फिर इस पे नहीं था, फिर यह था कि फलां जो है फलां को हराएगा, तो वो अल्लाह की तरफ से सारे लातो वाकयात फेवरेबल हुए, वो एक अल्लाह की तरफ से मौजूदाना तौर पे जीते थे। अगर आप कहें ना, हाँ 99 में अगर पाकिस्तान जीता ना, तो 99 में पाकिस्तान जैसी टीम कोई नहीं थी, लेकिन वहां हम फाइनल में जाके इतने बुरे तरीके से हार गए, वो हम डिजर्व करते थे। अगर मेरिट के ऊपर देखा जाए वो टीम थी। तो ऑस्ट्रेलिया ने साबित किया, वो फिर 99 में भी जीते पाकिस्तान से, उससे अगला वर्ल्ड कप इंडिया से जीत गए फाइनल में, उससे अगला जो है वो श्रीलंका से, कंसेक्टिव 3 वर्ल्ड कप जीते। और ओवरऑल आप देख लें, ये सिस्टम होता है। यहां पे हादसाती तौर पे कोई चैंपियन निकल आया, जानशेर खान निकल आया, जहांगीर खान निकल आया, और उसके बाद आप देखें सब कुछ ठप हो गया। इंडिविजुअल का टैलेंट होता है, सिस्टम नहीं है कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा। ना हमारा मजहबी तबका कोई स्कॉलर प्रोड्यूस कर रहा है, और ना इस तरह के लोग कोई इस तरह की चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जो प्रोड्यूस हो जाते हैं या टैलेंट के तौर पे, वो अक्सर मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। ज़ाहिर है यहां पे उनकी उस एतबार से कदर नहीं होती, और ये उनका राइट है, कोई उन्हें इस हवाले से ब्लेम नहीं कर सकता कि आप मुल्क की सरजमीन छोड़ के जा रहे हैं, ये तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है और ये हो रहा है। और नसो तुम्हें ये कहानियां करानियां बंद करो, तुम लोगों के अपने पेट भरे हुए हैं, ठीक है, अरबों की जदादें हैं, इस तरह की बातें तुम गरीब बच्चों को वर्गलाते हो कि जी मुल्क ना छोड़ के जाओ जी, इधर ही रहो, इधर भूखे मर जाओ। भाई जिनके पास मौका है वो जाएं, रेमिटेंस भेजें इस मुल्क को, ताकि ये मुल्क फले फूले। खुद नौकरियां देनी नहीं है, खुदकुशियां करवानी है इनसे, और इस तरह की जज्बाती बातें करनी है। ये हमारे मोटिवेशनल स्पीकर भी कर रहे हैं, उनके मुतासरीन भी कर रहे हैं, और बाज रियासती इदारों की तरफ से भी इस किस्म के मिली तराने जो है वो आपको सुना सुना के तो मीठी नींद सुलाया जाता है। हकीकत बहुत तल्ख है, सीधी सी बात है। इस्लाम के 5 फर्ज है, लेकिन 6ठा फर्ज रोटी भी है बीच में, अनडिक्लेयर्ड। हाँ, मुफलिसी या फकर जो है वो आपको कुफर के करीब ले जाता है, सीधी सी बात है। इसलिए आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे इकोनॉमी कमजोर हो रही है, स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं, और गुर्बत की वजह से कई एक और बेहयाई पर मबनी चीजें भी पब्लिकली अब ज्यादा बड़े पैमाने पर होना शुरू हो गई है। मैं इशारतन बात कर रहा हूं, उसके पीछे मसला रोटी का ही है। बहरहाल अल्लाह ताला मुसलमानों के हाल पर रहम फरमाए, खुसूसन पाकिस्तानियों के हाल के ऊपर, आमीन।